अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका के एक हालिया फैसले ने, हैरान कुन फैसले ने कई मुमालिक की पॉलिसीज को बदल कर रख दिया है। ईरान, सऊदी अरब, शाम और तुर्की की फौजें हाई अलर्ट हो चुकी हैं। जो इत्तेहादी थे वो दुश्मन बन सकते हैं और जो दुश्मन थे वो बहुत जल्द इत्तेहादी बन सकते हैं। और सिर्फ यही मुमालिक नहीं, यूरोपीय मुमालिक भी अब इसके खतरे की लपेट में आ सकते हैं। इसलिए उनकी दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा ने सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के 15 रुकन मुमालिक इस पूरे मामले पर बात करेंगे, जिसकी दरख्वास्त सिक्योरिटी काउंसिल के उन 5 मुमालिक ने दी है जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा हैं। इन 5 मुमालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और पोलैंड शामिल हैं। यानी अमेरिका के इस फैसले से यूरोपीय मुमालिक भी परेशान हैं। अमेरिका ने जो हालिया फैसला किया वो मशरिक़ वुस्ता के एक अहम मुल्क शाम से मुताल्लिक है, लेकिन इसके असरात दूर तक मुरत्तिब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तुर्की ने शाम के शुमाली इलाके में ऑपरेशन का आगाज कर दिया है अमेरिका के इस फैसले के बाद। और शाम में मौजूद कुर्दों ने भी तुर्की के खिलाफ दिफाई पोजीशन ले ली है। इस वक्त शुमाली शाम में धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। तुर्क तैयारों ने शुमाली शाम की सरहद पर फिजाई हमले शुरू कर दिए हैं। शामी तुर्कों ने दावा किया है कि तुर्की अफवाज शहरियों को निशाना बना रही हैं और अब तक 2 शहरी मारे जा चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया तशवीश में मुब्तला हो गई है। यह वो खतरा है जिसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक फैसला किया, यूरोपीय इत्तेहादी भी उससे परेशान नजर आए। वो अक़वाम मुत्तहिदा जा रहे हैं। तुर्की की फौजी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब, ईरान हाई अलर्ट पर हैं। हर तरफ से मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं। फ्रांस और रूस ने तुर्क कार्रवाई पर तशवीश का इजहार कर दिया है। सिर्फ यही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने भी तुर्की से फौरी तौर पर हमले रोकने की अपील कर दी है और खबरदार किया है कि शुमाली सरहद पर जो सेफ जोन बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए यूरोपीय यूनियन पैसे नहीं देगा। जर्मनी ने भी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तुर्क हमले की वजह से दाइश के दोबारा उभरने का खदशा बढ़ रहा है। तुर्की की तरफ से शुमाली शाम पर जो ऑपरेशन अब से कुछ देर पहले शुरू किया गया, इस पर पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है। अभी इस वक्त ग्राउंड पर क्या सूरत हाल है, हमारे साथ मौजूद हैं तुर्क टीवी के नुमाइंदे हसन अब्दुल्ला, जो इस वक्त तुर्क और शाम के सरहद के इलाके में मौजूद हैं। इन कार्रवाइयों को सुबह से कवर कर रहे हैं। आज उन्होंने सारा दिन वहां से रिपोर्टिंग की है। हसन अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। हसन, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी शाहजेब, मैं इस वक्त तुर्की के जुनूब मशरक़ में वाक़ शहर शानली-उर्फ़ा में मौजूद हूँ। इसकी सरहद शाम से मिलती है और ये वो इलाका है जिसके पार वो इलाके शाम में मौजूद हैं जहाँ पे YPG, जिसको तुर्की एक दहशतगर्द तंजीम मानता है, वो मौजूद है। उसके महफूज ठिकाने वहाँ मौजूद हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तुर्की में हुक्काम जो सरहद के करीब इलाके हैं तुर्की में, वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करा रहे हैं, क्योंकि उनको ये खदशा है कि माजी में भी YPG ने रॉकेट दागे हैं जिससे आम शहरियों को भी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस वजह से वहाँ पर हुकूमत का कहना है कि वो किसी किस्म की रिस्क लेने को तैयार नहीं है। लोगों को वहाँ से उनकी नकल मकानी की जा रही है और जो एमरजेंसी सर्विसेज हैं वो तैयार हैं। उसके अलावा सरहद अगर आप पार करें शाम में, तो तल अबीद के इलाके में बिलखुसूस इस वक्त जो तुर्की के आर्टिलरी गनशिप्स हैं वो निशाना बना रही हैं YPG के ठिकानों को। और इसके अलावा शाम में मौजूद जो फ्री सीरियन आर्मी है वो भी तुर्की फ़ौज के साथ इसमें शामिल है। ख़ास कर जो ग्राउंड ऑफेंसिव है, कम से कम 3 ब्रिगेड्स फ्री सीरियन आर्मी के तुर्की की फ़ौज के साथ इसमें शामिल हैं। और उनका ये कहना है कि जो नॉर्थ ईस्ट शाम में जो इलाके हैं उनमें ये कार्रवाई करेंगे और उन इलाक़ों को YPG से खाली कराया जाएगा। बुनियादी तौर पर जो मकासद हैं इस अस्करी कार्रवाई के बकौल तुर्की हुकूमत के, नंबर 1 जो तुर्की की जनूबी सरहद है उसको महफूज बनाना, क्योंकि माजी में भी YPG ने वहाँ से तुर्की में हमले किए हैं। और जो एक PKK दहशतगर्द तंजीम है जिसको तुर्की, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन दहशतगर्द तंजीम मानते हैं, वो YPG के साथ मिल के वो कोऑपरेट करते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट उनको फराहम करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। तो एक मकसद ये है कि जो सदर्न बेल्ट है तुर्की की, वहाँ से YPG को उधर से हटा देना। दूसरा मकसद ये है कि एक सेफ़ ज़ोन क्रिएट करना जो तकरीबन 32 फीट गहरी हो शाम के अंदर। और तुर्की हुकूमत का मंसूबा ये है कि तकरीबन 20 लाख
जो सीरियन रेफ्यूजीज़ हैं उनको वहाँ पे बसाया जाए, वहाँ पे हस्पताल और स्कूल वगैरह कायम किए जाएँ। और तीसरा मकसद ये है तुर्की हुकूमत के मुताबिक कि ये जो YPG तंजीम है ये शाम को तोड़ना चाहती है, ये एक अलहदगी पसंद तंजीम है। तो इस मकसद को, इस अज़ाइम, इस किस्म के अज़म में उनको नाकाम करना भी तुर्की हुकूमत के मकासद में शामिल है। क्योंकि तुर्की हुकूमत का कहना है कि अगर YPG वहाँ पर एक अलग रियासत कायम करती है और शाम को तोड़ती है तो फिर इसके जो असरात हैं वो ब्लो बैक इफ़ेक्ट वो तुर्की में भी देखा जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर ये 3 मकासद हैं जिस वजह से ये अस्करी कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया हसन अब्दुल्ला, उस इलाके से हमें रिपोर्ट कर रहे थे। मगर सब क्यों और किस लिए हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है कि फैसला अमेरिका करे, कार्रवाई तुर्की करे, परेशान यूरोपीय इत्तेहादी हों और अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास बुला लें सिक्योरिटी काउंसिल का, और हाई अलर्ट पर सीरिया हो, ईरान हो और सऊदी अरब हो? क्या ऐसा फैसला है, क्या ऐसी कार्रवाई है जिसने सबको परेशान करके रख दिया है? इस पूरे मामले को तफसीली तौर पर समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फैसले हो रहे हैं उसकी वजह से तुर्की, ईरान और सऊदी अरब जैसे ममालिक की पॉलिसीज़ बदलती हुई नजर आ रही हैं और खदशात जन्म ले रहे हैं कि किसी भी वक्त शाम में दाइश दोबारा से मुनज़्ज़म हो सकती है। अमेरिका ने इस वक्त अपने 2 अहम इत्तेहादियों को शाम के मैदान जंग में तन्हा छोड़ दिया है, और ये वो इत्तेहादी हैं, ये 2 इत्तेहादी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन तस्वुर किए जाते हैं। थे अमेरिका के इत्तेहादी मगर एक दूसरे के दुश्मन, और अमेरिका उनके दरमियान एक बफर का किरदार अदा करता था, मगर अब अमेरिका ने उन दोनों को आमने सामने छोड़ दिया है। तुर्की शाम की तरफ बढ़ चुका है और कुर्द जंगजू भी अपने दिफा के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन इस पेचीदा सूरत हाल को समझने के लिए हमें हालिया अमरीकी फैसले का जायजा लेना होगा। 3 दिन पहले व्हाइट हाउस ने बयान जारी किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन से फोन पर बात हुई है। तुर्की बहुत जल्द अपनी देरीना हिकमत अमली के तहत शुमाली शाम में ऑपरेशन करने जा रहा है। अमेरिका की फौज इस ऑपरेशन में मुलव्विस नहीं होगी और ना ही इसकी हिमायत करेगी, और दाइश को शिकस्त देने के बाद अमेरिकी अफवाज इस इलाके में मौजूद नहीं होंगी। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में मजीद कहा कि अमेरिका ने यूरोपीय ममालिक को कहा है कि हिरासत में लिए गए दाइश के जंगजुओं का जिन ममालिक से ताल्लुक है वो उन्हें वापस अपने मुल्कों में लें, लेकिन उन ममालिक ने से दाइश के मुख्तलिफ जंगजुओं का ताल्लुक था और वो गिरफ्तार हो गए, मगर वो ममालिक उन्हें लेने को तैयार नहीं हैं। तो उनके इनकार की वजह से अब तुर्की दाइश के इन तमाम जंगजुओं का जिम्मेदार होगा जो 2 साला जंग में दाइश को शिकस्त देने के बाद हिरासत में लिए गए थे। अमेरिका की तरफ से ये एक बहुत बड़ा ऐलान था और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक अमेरिकी पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली थी, क्योंकि अमेरिका की दस्तबरदारी से शाम में मौजूद कुर्दों को तुर्की की तरफ से खतरात नजर आने लगे। और इस ऐलान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि हम इस वक्त शाम को छोड़ने के अमल में हो सकते हैं, लेकिन हमने कुर्दों को तन्हा नहीं छोड़ा। कुर्द बहुत ख़ास लोग हैं और बेहतरीन जंगजू हैं। इसी तरह हमारे तुर्की के साथ भी ताल्लुकात हैं, जो हमारा तिजारती और नेटो का पार्टनर है। तुर्की में पहले से कुर्दों की एक बड़ी आबादी है। अमेरिका ये बात समझता है कि हमने सिर्फ 50 फौजी शाम के इस इलाके से वापस बुलाए हैं, लेकिन तुर्की की वजह से कोई भी गैर ज़रूरी जंग उसकी मईशत के लिए और कमज़ोर करेंसी के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। तुर्की ने ऐलान किया कि उसकी फ़ौजें शामी इलाके की तरफ 2 मकसद के लिए आ रही हैं। पहला मकसद ये कि तुर्की अपनी सरहद से जुड़े शाम के शुमाली इलाके में 30 किलोमीटर पर मुहित एक सेफ जोन कायम करेगा, ताकि वो तुर्की में मौजूद 20 लाख शामी मुहाजिरीन जो कि शाम में जंग होने की वजह से तुर्की में आ गए थे और तुर्की ने उन्हें पनाह दी थी, जिनकी तादाद 20 लाख है, वो इस सेफ जोन में जो कि शामी सरहद के अंदर होंगे उसको कायम करके वहाँ पर इन्हें मुंतकिल कर सकेगा। और दूसरा मकसद इस इलाके से शाम के कुर्द जंगजुओं को दूर करना है, क्योंकि तुर्की को लगता है कि तुर्की में मौजूद कुर्द बागियों को शाम में मौजूद कुर्द जंगजुओं की हिमायत हासिल है। अहम बात यह है कि तुर्की के कुर्द खुद मुख्तारी के लिए तुर्की में तहरीक चलाते आए हैं। तुर्की समझता है कि तुर्की में होने वाली दहशतगर्दी की अक्सर कार्रवाइयों में कुर्द मुलविस हैं, और तुर्की कुर्द के दोनों ग्रुप्स यानी शाम में मौजूद कुर्द और तुर्की में मौजूद कुर्दों को एक ही निगाह से देखता है, उनको एक दूसरे का पार्टनर समझता है। तुर्की ने अपने मुल्क में मौजूद कुर्द ऑर्गेनाइजेशन कुर्दिश वर्कर पार्टी को दहशतगर्द जमात करार दिया है, और तुर्की के इस इक़दाम की हिमायत अमेरिका ने भी की है। लेकिन शाम में मौजूद कुर्द जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं, उसे तुर्की तो दहशतगर्द समझता है, लेकिन अमेरिका ने उसे दहशतगर्द जमात करार नहीं दिया है, क्योंकि दाइश को शिकस्त देने में शामी कुर्द अमेरिका के सबसे बड़े इत्तेहादी थे। क्योंकि ग्राउंड पर दाइश के खिलाफ शामी कुर्दों ने जंग लड़ी और दाइश को शिकस्त दी, जिसके बाद कुर्द जंगजुओं की तारीफ ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दीगर आलमी ममालिक ने भी की।
और यही वो कुर्द थे जिन्होंने हाल ही में शामी इलाकों को दाइश के कब्जे से छुड़ाया था। अमेरिका शामी कुर्दों को असलहा फराहम करता रहा, जबकि तुर्की में मौजूद कुर्दों के खिलाफ जो तुर्की का मौक़िफ़ है उसकी तायद करता रहा, मगर तुर्की शाम में मौजूद कुर्दों के भी खिलाफ रहा और ये कुर्द दाइश के खिलाफ लड़ते रहे और दाइश के खात्मे में कुर्दों ने सबसे अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब अमेरिका ने शाम में मौजूद कुर्दों को तुर्की के रहमो करम पर छोड़ दिया है। जिन कुर्दों की अमेरिका तारीफ़ कर रहा था और जिन कुर्दों ने दाइश को शिकस्त दी, अब उन कुर्दों को तुर्की के रहमो करम पर अमेरिका ने छोड़ दिया है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स में मौजूद कुर्दों ने अमेरिका के इस इकदाम को पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया है, क्योंकि अमेरिका तुर्की और कुर्दों के दरमियान एक बफर के तौर पर काम कर रहा था। तुर्की की दरीना ख्वाहिश थी कि वो शाम के शुमाली इलाके पर कंट्रोल हासिल कर सके, जिसका मकसद शामी मुहाजिरीन की मुंतकली और कुर्द जंगजुओं की तरफ से लाहक खतरात से निपटना था। मगर अमेरिका ने ये इजाज़त नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका तुर्की को नाराज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुर्की खुद एक नेटो फौज का हिस्सा है। इसलिए गुज़िश्ता कुछ अरसे से अमेरिका खुद तुर्की के साथ मिलकर शाम के शुमाली इलाके पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करता रहा और कुर्द जंगजुओं को इस इलाके से दूर रखता रहा। मगर तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन इस पेट्रोलिंग और ऑपरेशन से मुतमईन नहीं थे। वो अपने मुतालबात पर तेज़ी से अमल दरामद करवाना चाहते थे, जिसके बाद उनकी तरफ सदर ट्रंप को किए गए हालिया फ़ोन कॉल ने अमरीकी पॉलिसी को बदल दिया। कॉल की उन्होंने ट्रंप को और ट्रंप ने अपनी पॉलिसी बदल दी। अमेरिका ने बफर के तौर पर मजीद काम करने से इनकार कर दिया और शाम के शुमाली इलाके से अपनी फ़ौज वापस बुलाने का ऐलान कर दिया और बुला ली और तुर्की को वहाँ ऑपरेशन करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, जो आज शुरू हो गया। मगर अमेरिका के इस फैसले को शाम में मौजूद कुर्द एक धोखे और बदनीयती के तौर पर देख रहे हैं। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के तर्जुमान मुस्तफ़ा बाली ने अमरीकी फैसले के बाद बयान जारी किया कि अमेरिका का इस इलाके को छोड़ना उसे जंग में मुब्तला करने के मुतरादिफ है। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स किसी भी कीमत पर शाम के शुमाली इलाके का दिफा करेगी। यानी ये बात वाज़ेह हो गई है कि यह खित्ता एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस जंग में दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं। मुबस्सरीन को खदशा है कि किसी भी वक्त खित्ते में दाइश का खतरा फिर से जन्म ले सकता है, क्योंकि दाइश के 10,000 जंगजू इस वक्त सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की हिरासत में है और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स में एक बड़ी तादाद में शाम के कुर्द जंगजू शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका ने तनहा छोड़ दिया है। वो कुर्द जंगजू ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुबस्सरीन इस शुबे का इज़हार कर रहे हैं कि अमेरिका से शामी कुर्दों की नाराज़ी उन्हें मजबूर कर सकती है कि वो दाइश के जंगजुओं को रिहा कर दे। और अब ज़राए से ये खबरें सामने आ रही हैं कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने दाइश के खिलाफ अपने ऑपरेशंस रोक दिए हैं, जो किसी भी बड़े ख़तरे का पेश खेमा साबित हो सकता है। लेकिन अमेरिका इन खदशात को अहमियत नहीं दे रहा। वो पहले ही ऐलान कर चुका है कि अब दाइश की जंगजुओं की जिम्मेदारी तुर्की की है, लेकिन तुर्की ये ऐलान कर चुका है कि ये उसके अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम आलमी ममालिक को इस हवाले से अपना किरदार अदा करना होगा। सिर्फ यही नहीं, मुबस्सरीन इस खदशे का भी इज़हार कर रहे हैं कि तुर्की को शाम में आने की इजाज़त देने से और अमेरिका की तरफ से कुर्द जंगजुओं को तनहा छोड़ने से 8 साला दरीना शामी तनाज़ा मज़ीद बढ़ सकता है, क्योंकि शामी कुर्द तुर्की की ज़्यादा एडवांस्ड और बड़ी फ़ौज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बशारुल असद की शामी हुकूमत के इत्तिहादी बन सकते हैं। यानी ना सिर्फ वो दाइश पर सॉफ्ट हो सकते हैं, दाइश को वो इस वक्त जिनको कैद किया हुआ है उनके ऊपर नरम हो सकते हैं, बल्कि बशारुल असद की हुकूमत का इत्तिहादी बन सकते हैं। और बशारुल असद की हुकूमत को रूस और ईरान की हिमायत हासिल है। यानी ऐसी किसी भी मुमकिन सूरत हाल में शाम में जारी जंग के डायनामिक्स तब्दील हो सकते हैं, बड़ी तब्दीली आ सकती है। यानी कुर्द इस वक्त इत्तिहादी अगर बशारुल असद के बन जाते हैं, बशारुल असद इत्तिहादी हैं ईरान के और रशिया के, तो अमेरिका के इत्तिहादी हो जाएंगे ईरान और रूस के इत्तिहादी। दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से शुमाली शाम में ऑपरेशन के आगाज़ के बाद शाम में मौजूद तुर्की की हिमायत याफ्ता और बागी ग्रुप नेशनल आर्मी ने पैगाम जारी किया है कि वो शाम में मौजूद कुर्दों पर कोई रहम नहीं करेंगे और उनको भरपूर जवाब देंगे। अमेरिका का जो फैसला था उसने खित्ते को खतरात की तरफ धकेल दिया है, मगर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात के लोग ही इस फैसले को तबाकुन करार दे रहे हैं। वो लोग डोनाल्ड ट्रंप की जमात में जो उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वो भी उन पर तनकीद कर रहे हैं। सदर ट्रंप का हमेशा से दिफा करने वाले रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी इस फैसले को एक ब्लंडर करार दिया है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि यह फैसला खित्ते को अफरा तफरी की तरफ ले जा सकता है और दाइश की हौसला अफजाई कर सकता है। ट्रंप की अपनी जमात के दीगर सेनेटर्स ने भी इस फैसले के खिलाफ बयान दिए हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप मुतमईन है और अपने फैसले का दिफा कर रहे हैं। अब से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में पुलिसिंग और जंग पर $8 ट्रिलियन खर्च कर दिए। अमेरिका के हज़ारों एहलकार हलाक और ज़ख्मी हुए। मशरिक़ वस्ता में जाने का फैसला हमारी मुल्क की तारीख का बदतरीन फैसला साबित हुआ। मशरिक़ वस्ता में हम हलाकत खेज़ हथियारों की गलत इतलात पर गए।
अब आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात के साथ अपने फौजियों को वापस बुला रहे हैं। ट्रंप ने मजीद लिखा कि अमेरिका को मशरिकी वस्ता में नहीं जाना चाहिए था, हमने वहां से 50 फौजियों को निकाल लिया है। ना खत्म होने वाली ये मज़हका खेज जंगें अब खत्म हो रही हैं। ट्रंप समझते हैं कि इस फैसले से ये जंग खत्म हो जाएगी, मगर मुबस्सरीन का ख्याल है कि ये जंग दोबारा शुरू होने जा रही है, जिसमें इत्तेहादी दुश्मन में बदल जाएंगे, लेकिन जंग जारी रहेगी और इससे फ़ायदा भी हो सकता है दाइश को। अब देखते हैं कि ये डायनामिक्स किस तरफ जाते हैं। फिलहाल इस वक्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक अहम खबर इस पर बात करेंगे। ब्रेक मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी को आज 100 दिन हो गए हैं और गिरफ्तारी के 100 दिन पूरे होने पर उनके खिलाफ चलने वाले मंशियात स्मगलिंग केस में अहम पेशरफ सामने आई है। लाहौर की इंसदाद मंशियात की अदालत के हुक्म पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट ने राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद उनकी गाड़ी की नकलो हरकत की तस्वीर पर मुश्तमिल सीडी अदालत में जमा करा दी, जिसमें लाहौर टोल प्लाजा में दाखिल होने के बाद उनकी गाड़ी को के वक्त और इलाके के साथ दिखाया गया है। राना सनाउल्लाह इन तस्वीर को अपनी बेगुनाही का सबूत करार दे रहे हैं, जबकि ANF ने अदालत से मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त कर दी है। आज राना सनाउल्लाह को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद मंशियात की अदालत में पेश किया गया। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड पर ANF और राना सनाउल्लाह के वकला के दरमियान अदालत में गर्मा गर्मी होती रही। समाअत के आगाज पर ड्यूटी जज खालिद बशीर ने पूछा कि क्या आज रिकॉर्ड पेश किया गया है, जिस पर अदालत को बताया गया कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ से राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी की तस्वीर पर मुश्तमिल CD जमा करा दी गई है। इस मौके पर राना सनाउल्लाह के वकला ने अदालत को बताया कि वो सेफ सिटीज लेबॉर्ट्री में गए और फुटेज भी देखी। अदालत के हुक्म पर फुटेजेस महफूज कर ली गई हैं और उनके ज़ाया होने का हमारा अंदेशा खत्म हो गया है। राना सनाउल्लाह के वकला ने मजीद बताया कि जो CCTV वीडियो उन्होंने देखी है उसमें मुल्जिम नजर ही नहीं आ रहा है। राना सनाउल्लाह के वकला ने अदालत को बताया कि ANF ने राना सनाउल्लाह से पहले 20.5 किलो और फिर 15 किलो हेरोइन की बरामदगी बताई थी, मगर बैग निकालने और मंशियात बरामद करने की तमाम कहानी झूठी है और CCTV वीडियो देखने के बाद राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ सच साबित हुआ है। जवाब में ANF के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक 30 दिन तक डेटा खत्म हो जाता है, जबकि राना सनाउल्लाह के मामले में उनकी दरख्वास्त 38 रोज गुजरने के बाद दी गई और डेटा महफूज रहा। ये क्या मामला है? इस पर राना सनाउल्लाह के वकील का कहना था कि अगर ये चाहते कि राना सनाउल्लाह का ट्रायल हो और लोगों को पता चले कि राना सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग में मुलविस हैं, तो खुद CCTV पेश कर देते। उन्होंने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ CCTV वीडियोस के बाद सच साबित हुआ है, बाकी तो यहाँ जंगल का कानून है। इस मौके पर ANF के प्रोसिक्यूटर का कहना था कि इस रिकॉर्ड को अदालत में पेश किया जाए। ये कार्रवाई किस कानून के तहत की जा रही है? इस केस को हाईजैक किया जा रहा है। ये लोग बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि हम मजलूम हैं और हमारे साथ ज्यादती हो रही है। इस मौके पर ANF प्रोसिक्यूटर और राना सनाउल्लाह के वकला में गर्मा गर्मी हुई। राना सनाउल्लाह के वकला ने ANF के प्रोसिक्यूटर को जवाब दिया कि आप अल्फाज का इस्तेमाल ठीक अंदाज से करें, आप रियासत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये स्टेट डिपार्टमेंट है, एक मासूम आदमी पर जुल्म हो रहा है और आप कहते हैं कि बोले भी नहीं। इस मुल्क में अदालतें ना हो तो ये लोगों को कच्चा खा जाएं। ये केस कोई बशीर बूटे गामे का नहीं है, बल्कि इस केस में ANF रियासत की नुमाइंदगी कर रही है। राना सनाउल्लाह के वकील के जवाब में ANF प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर ड्यूटी जज ट्रायल सुन सकता है तो फिर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी जाए। इसके जवाब में राना सनाउल्लाह के वकला ने फर्द जुर्म से पहले ANF से सबूत देने का मुतालबा किया। इसके साथ साथ उन्होंने अदालत को बताया कि राना सनाउल्लाह के फ़ोन की CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्डिंग नहीं दी जा रही, वहाँ भी रेड अलर्ट लगा दिया गया है। इस मौके पर राना सनाउल्लाह के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि राना सनाउल्लाह के साथ इस केस के मुद्दई और ANF के डेप्यूटी डायरेक्टर अजीजुल्लाह के फ़ोन का डेटा भी मंगवाया जाए, जिस पर जज खालिद बशीर ने आइंदा समाअत पर इस केस के मुद्दई अजीजुल्लाह को तलब करते हुए राना सनाउल्लाह के जुडिशल रिमांड में 18 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अब इस केस की समाअत 9 दिन बाद होगी, जो इस हवाले से अहम होगी कि इसमें राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुद्दई बनने वाले ANF के डेप्यूटी डायरेक्टर अजीजुल्लाह को तलब किया गया है। आज समाअत के बाद राना सनाउल्लाह ने भी मीडिया से बात की। उनका कहना था कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड ने उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया है और अब शहरियार आफरीदी को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर टोल प्लाजा से चल के 3:25 पे चल के जो इन्होंने FIR में टाइम दिया है 3:35 पे कनाल व्यू पे और पहुंच गए हैं, तो मुझे ये बताएं कि मौके पे मज़ाहमत हुई, बरामदगी हुई, फर्द मुरतब हुई, नाम लिए गए, असला बरामद हुआ, वो फिर किस वक्त हुआ? यानी 10 मिनट का फासला 10 मिनट में तय हुआ। वो मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है कि वहां पे उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पे सिर्फ मेरी गाड़ी को कैप्चर किया, ड्राइवर को नीचे उतारा, अपना ड्राइवर बिठाया,
2 आदमी मेरे साथ अंदर घुसे और गाड़ी को उन्होंने भगा दिया, और भगा के जो है वो बिल्कुल उसी टाइम के मुताबिक, यानी सेफ सिटी के रिकॉर्ड ने मेरे मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित किया है और प्रोसिक्यूशन और हुकूमत के मौक़िफ़ को जो है वो गलत साबित किया है। दीदी को कौम से माफ़ी मांगना चाहिए, उसे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस माफ़ी मांगना चाहिए। हमारे साथ उस्मान भट्टी मौजूद हैं, नुमाइंदा जी न्यूज़ लाहौर। उस्मान, आप आज अदालत में भी मौजूद थे, इतना कॉन्फिडेंट क्यों हैं इन तस्वीरों की वजह से जो इन्हें सेफ सिटी से मिली हैं? तस्वीर फराहम की गई हैं और उस तस्वीर से ये मालूम होता है कि राना सनाउल्लाह की जो गाड़ी है वो 3:35 पर केनाल जो रोड है वहाँ पर थी, जबकि जो वकूआ है ANF हुकाम की जानिब से उसमें जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें जो 3:25 का ये वकूआ बनाया गया है, जिस पर राना सनाउल्लाह के वकला का यही अदालत में दलाइल दिए कि उनका ये कहना था कि जो वकूआ है और जो राना सनाउल्लाह की गाड़ियाँ नहर पर दिखाई दे रही हैं ये काफ़ी डिफरेंस है, जिस पर ये केस की नोयत का अंदाज़ा हो जाता है कि ये केस जो है वो झूठ पर मबनी है। अब जो नेक्स्ट हेयरिंग होगी उस हेयरिंग पर जो मुद्दई हैं वो जब आएंगे वो भी अपने कुछ मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, क्योंकि जो राना सनाउल्लाह के वकील थे उनका यही कहना था कि जो मुद्दई हैं उनको काफ़ी ज़्यादा यकीन है कि क्योंकि राना सनाउल्लाह ज़ाहिर हैं उनके मौकल हैं, उन्होंने अपने वकला से तमाम चीज़ें डिस्कस की होंगी। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जो वकील जो मुद्दई हैं मेजर अजीज़ुल्लाह जो कि ANF के हैं वो मौका पर मौजूद नहीं थे। अब अगली पेशी पर अगर मोअज़्ज़ज़ जज जो हदायत करते हैं कि तमाम CCTV रिकॉर्ड वो जो CDR है कॉल डाटा रिकॉर्डिंग फराहम किया जाए, अगर उसमें लोकेशन जो है उस वकूआ की नहीं आती मुद्दई की, वो कहीं और की आती है, तो केस जो है वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह के वकला का यही शुरू दिन से मौक़िफ़ है कि जो उनके मोकल हैं उन पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, सियासी मुकदमा है, और जो CCTV फुटेज अभी आई है उसमें ऐसा कोई चीज़ सामने नहीं आई कि राना सनाउल्लाह कहीं पर रोका गया हो या उनकी जो मज़ाहमत की कोई वीडियो सामने आई हो या मंशियात बरामदगी की कोई फुटेज सामने आई हो। अब नेक्स्ट पेशी पर जो ANF हुकाम है वो चीज़ें लाएंगे, क्योंकि राना जो ANF हुकाम के प्रोसिक्यूटर थे उनका ये कहना था मोअज़्ज़ज़ जज के सामने कि आप फ़र्द जुर्म अगर आयद करते हैं तो हम तमाम चीज़ें भी लाते हैं जो कि इस केस से हवाले से हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह के वकला का कहना था कि फ़र्द जुर्म आयद करने से पहले हम चाहते हैं कि जो भी आपके पास एविडेंस है वो मोअज़्ज़ज़ जज के सामने पेश करें ताकि जो हमारी प्रोसीडिंग है वो आगे चल सके। बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, हमें तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और बात होगी तहरीक इंसाफ के उस प्रोजेक्ट की जिसने 50 लाख घर बनाने थे और ज़्यादातर 1 करोड़ नौकरियों में से नौकरियाँ इसी प्रोजेक्ट ने देनी थी। उसका हाल क्या है, हमने क्या क्या सवाल माजी में उठाए और अब क्या हो रहा है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद एक बहुत बड़ा दावा किया था। यह ऐलान किया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 सालों में 50 लाख घर बनाएगी और 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। इस दावे में पर तनकीद हुई। यह कहा गया कि मौजूदा मुआशी हालात में ऐसा मुमकिन नहीं है, घरों की तामीर के लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। मगर तहरीक इंसाफ का यह दावा रहा कि 50 लाख घर बनाकर देगी और जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा है वो भी ज़्यादातर इसी से पूरा होगा, क्योंकि 40 छोटी बड़ी सनतों का पहिया इससे चलेगा। मुल्क में खुशहाली आएगी। ठीक 1 साल पहले हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया, एक अथॉरिटी बना दी गई और काम हो रहा है, मगर सवालात अपनी जगह बरकरार हैं। खुद हमने भी अपने प्रोग्राम में बार बार ये सवाल उठाया कि घर बनाने के लिए बैंकों से कर्जा लिया जाएगा तो क्या बैंकों के पास इतनी इस्तात है कि वो कर्जा फराहम कर सकें। जो पाकिस्तान में शरह सूद ज़्यादा है तो बैंक क्यों कम शरह सूद पर छोटे घरों के लिए कर्जे देंगे, और अगर ज़्यादा शरह सूद पर देंगे तो लोग कैसे लेंगे। मगर हुकूमत बस थी कि हम सब्सिडी नहीं देंगे, प्राइवेट सेक्टर ही घर बनाएगा। गुज़िश्ता दिनों बैंक ऑफ पंजाब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। हमने भी यही बात बार बार उठाई थी कि बैंकों के पास पैसे कहाँ से आएंगे। हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ ने जब अपना 100 दिन का एजेंडा पेश किया तो उसमें भी ये 2 वादे शामिल थे, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का आगाज़। फिर 21 मई 2018 को जब एजेंडा पेश किया गया तो उस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में नहीं आई थी और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर को हमने प्रोग्राम में बुलाया और पूछा कि आपने ऐलान तो कर दिया मगर कैसे मुमकिन हो सकेगा, बैंक क्यों कर्जे देंगे। तो असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरजीह है कि नौकरियां पैदा की जाएं, इसलिए ऐसे सेक्टर्स पर तवज्जो दी जाएगी जहां सरमाया कम लगे और नौकरियां ज़्यादा पैदा हों। दुनिया भर में आप भारत का मॉडल, चाइना, किसी का भी मॉडल देखें तो वो GDP ग्रोथ से लिंक्ड है एम्प्लॉयमेंट, मगर आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी एक लेबर इंटेंसिव होगी, GDP ग्रोथ का उस पर अगर ज़्यादा फोकस नहीं होगा और पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। 50 लाख घर, एक घर अगर 20 लाख रुपए का भी है तो तकरीबन 10,000 अरब रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा PSDP का तकरीबन 25 गुना है।
पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट का तकरीबन दुगना है। अगर प्राइवेट सेक्टर से कराएंगे तो पैसे कहां से आएंगे, हुकूमत देगी तो पैसे कहां से आएंगे, बैंक, ये कहां से आएगा पैसा? तो इसमें सरमाए की तो बहुत ज्यादा जरूरत है लेबर इंटेंसिव होने के बावजूद। अच्छा, पहली बात तो मुझे नहीं पता कि आप पर यूनिट कॉस्ट उसकी क्या ले रहे हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो सबसे बड़ी तादाद होगी इसकी लो इनकम हाउसिंग की। इस वक्त जो शॉर्टेज भी है मार्केट के अंदर वो है हमारी जो कम लागत के जो घर हैं, जो छोटे घर हैं, कम आमदनी वाले लोगों के घर हैं, उनके लिए है। दूसरी बात इसमें ध्यान में रखने वाली ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि ये सरकार अपनी जेब से करेगी। हमने इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना है, हमने एक्सेस टू फाइनेंस क्रिएट करना है, लैंड राइट्स देने हैं जिससे इन्वेस्टमेंट आनी है प्राइवेट सेक्टर से। ये पीएसडीपी से फाइनेंस नहीं हो रहे। जो दूसरा पहलू है जिसकी वजह से इस वक्त बहुत सख्त हमारी सरमाए की कमी हो गई है, हमने पिछले 10-12 साल में जब से हमने की ना प्राइवेटाइजेशन बैंक की, उसके बाद से शाहजेब अगर आप देखें तो हमारे बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट जो है वो जो मईशत का मजमूई हुजम है उसमें बहुत एक बड़े लेवल की कमी आई है। हमें जरूरत इस वक्त देश भर से भी तकरीबन आधे लेवल के ऊपर आ गए हैं। वो बैंकिंग सिस्टम के इस्लाहात अलग से हैं। उन इस्लाहात के साथ जो बैंकिंग सिस्टम का डिपॉजिट बेस बढ़ेगा उससे क्रेडिट क्रिएशन की रूम पैदा होता है। और जब हुकूमत खुद जाके सारे कर्जे लेके नहीं चली जा रही होगी बैंकिंग सिस्टम से और बैंकिंग के सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ी हुई होगी तो वहां से ये फाइनेंस होने हैं। ये प्राइवेट सेक्टर की एक्टिविटी है, इसमें हुकूमत ने काम इंसेंटिवाइजेशन का करना है, पॉलिसी का करना है। इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुकूमत की इतनी ज्यादा नहीं है। अभी तो हुकूमत खूब बोरो कर रही है, खूब कर्ज ले रही है कमर्शियल बैंक से और हाई रेट पर ले रही है। बहरहाल फिर तहरीक इंसाफ ने इस नारे के साथ इंतखाबात में हिस्सा लिया, कामयाबी मिली, जिसके बाद गुज़िश्ता साल अक्टूबर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम करने का ऐलान किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया कि 5 सालों में 50 लाख घर बनाए जाएंगे और इससे नौकरियां पैदा होंगी। हमारा जो टारगेट है वो है 50 लाख घर, आम अफोर्डेबल हाउसेज, यानी कि जो आम इस मुल्क में गरीब तबका, तनख्वाहदार तबका, जो ग्रेड 4 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में काम करने में, उनके लिए ये हम 50 लाख घर 5 सालों के अंदर हमने फैसला किया बनाने का। तो ये हमारा टारगेट है। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो नौजवान बेरोजगार फिर रहा है वो इससे रोजगार ले, और ये सबसे बेहतरीन तरीका है रोजगार देने का। हुकूमत ने इस स्कीम के ऐलान के साथ ही वाज़ेह कर दिया था कि उसका किरदार सिर्फ सहूलतकार का होगा, बाकी काम प्राइवेट सेक्टर और सोशल सेक्टर करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि स्टेट बैंक के साथ मिलकर मॉडल तैयार कर रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जिसका काम रुकावटें दूर करना होगा। इसी तरह वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हाउसिंग मनसूबा और उसमें सरमायाकारी के हवाले से कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए काम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की थी कि इस मनसूबे के लिए बैरून मुल्क से सरमायाकारी भी आएगी, क्योंकि मनसूबे का सुनने के बाद बैरून मुल्क से 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया जा चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दोस्त अनिल मुसर्रत ने भी इस प्रोजेक्ट को गेम चेंजर करार दिया और कहा कि 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे के लिए 180 अरब डॉलर्स दरकार होंगे, यानी पाकिस्तान की मईशत का 60% इसके लिए दरकार होगा। मगर अपोजिशन इस मंसूबे को नाकाबिले अमल करार देती रही। जिस दिन मंसूबे का ऐलान किया गया उसी दिन साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने इस स्कीम को नाकाबिले अमल करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया था कि पाकिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में 49,54,218 पक्के घर हैं। इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पहले से मौजूद घरों से ज़्यादा घर बनाने का मंसूबा रखती है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसके लिए उन्हें कितने पैसों की ज़रूरत होगी, 180 अरब डॉलर्स की, जो 13 भाषा डैम्स के लिए काफ़ी होंगे। ये 24,300 अरब रुपए होंगे, जो कि 5 साल में FBR से मुतवक्को टैक्स इकट्ठा किए जाने से भी ज़्यादा है। अगर 50 लाख घर बनाने के लिए हर पाकिस्तानी 1 रुपया आइंदा 5 सालों तक बचाए तो भी पैसे कम पड़ जाएंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा कि अगर 5 सालों में दुकानों, होटल्स, फैक्ट्रियाँ और पावर प्लांट, स्कूल और अस्पतालों में होने वाली तमाम निजी सरमायाकारी को भी लगा दिया जाए तो भी काफ़ी नहीं होगा। कैसे कोई समझदार इंसान इस मंसूबे पर यकीन कर सकता है, ये मेरी समझ से बाहर है, मिफ्ता इस्माइल ने कहा। फिर उसी दिन हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त के हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर फ़रूख सलीम के सामने ये सवालात उठाए कि वसाइल कहाँ से आएंगे, हुकूमत को तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, मुमकिन नहीं होगा कि बैंक लोन्स दें, इसके बगैर मुमकिन नहीं हो सकता कि हुकूमत सब्सिडी दे। जाहिर है कि वो उस वक्त हुकूमती तर्जुमान थे, तो जो हुकूमत का प्लान था, जिसका हुकूमत इजहार करती रही थी, वही बात उन्होंने हमें बताई। समझाने के लिए 50 लाख घर छोड़िए, एक घर पर आ जाता हूँ। एक घर मुझे चाहिए और आपने देना है 50 लाख रुपए, 180 अरब डॉलर का, क्योंकि कह रहे हैं 1 लाख घर अगर 50 लाख रुपए का बनता है, आप कह रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आएगा, हुकूमत कोई पैसे नहीं देगी, वो आके घर बनाएगा, मैं 10% दूंगा,
90% किस्तों पे दूंगा। अब प्राइवेट सेक्टर जाएगा बैंक के पास और बैंक से कहेगा कि आप मुझे पैसे दें। पाकिस्तान का डिस्काउंट रेट 8.5% है। आज जो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन हुआ है वो 8.8% पर हुआ है। सेकेंडरी मार्केट में जो पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म 5 ईयर बॉन्ड है वो 11% पर ट्रेड हो रहा है। तो कमर्शियल बैंक ये तो कहेगा नहीं कि जो मेरी गवर्नमेंट बैक ट्रेजरी है, जो 8.8% पर गवर्नमेंट मुझे पैसे दे रही है, उससे कम पे मैं दे दूंगा प्राइवेट सेक्टर को, वो उससे ज़्यादा पर देगा। जब वो उससे ज़्यादा पर प्राइवेट सेक्टर पर देगा तो प्राइवेट सेक्टर मुझसे कम इंस्टॉलमेंट कैसे लेगा। हम रफली बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कार फाइनेंसिंग है वो 12-13% पर, और अभी तो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना है कि 15-1% पर बैंक देगा प्राइवेट सेक्टर को लोन, और फिर प्राइवेट सेक्टर लेगा उस घर वाले से लोन। तो हुकूमत ने अगर सस्ते घर बना के देने हैं तो बीच में हुकूमत को आके सब्सिडाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं 4-5% की, वहां पर 4-5% में इंटरेस्ट रेट होता है। अगर 14-15% पर होगा तो दरमियान का 10% आप ही देंगे, सब्सिडाइज करेंगे, और कौन देगा? देखिए 15% वाली फिगर मुझे नहीं पता आपने कहाँ से उठा ली। दुनिया भर में जब हाउसिंग को मॉर्गेज रखा जाता है तो उसको बड़ी अच्छी सिक्योरिटी जाना जाता है। दुनिया भर में 2.5-3-4% पे हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर आप पैसे ले सकते हैं। पाकिस्तान में अगर पॉलिसी रेट 8% चल रहा है तो उस लंबी अरसे के लिए आप ले रहे हैं, और साथ में आप एक मॉर्गेज डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, एक मॉर्गेज की मार्केट क्रिएट की जाएगी, एक नई फाइनेंशियल मार्केट क्रिएट की जाएगी जिसमें 15 से 20 साल का पेपर बिकेगा, और उस पेपर के पीछे जो गारंटी होगी, जो कोलैटरल होगा, वो एक घर होगा। हम तब्दीली की बात कर रहे हैं, यहां पे एक नई मार्केट क्रिएशन की बात कर रहे हैं। अगर आपने पुराने 71 साल के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो फिर तो ये पाकिस्तान कहीं आगे जाने वाला नहीं है। सब ये 71 साल के पाकिस्तान के दुनिया के फॉर्मूले हैं। आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट कम होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट के पीछे जो गारंटी होगी वो घर की होगी। दुनिया भर में जो सबसे बड़ी गारंटी होती है वो हुकूमती गारंटी होती है, सोवरेन गारंटी होती है। किसी मुल्क की ज़्यादा होती है, किसी मुल्क की कम होती है। उसी बुनियाद पर मुल्कों को कर्जे मिलते हैं। जिनके बेहतर होते हैं मामलात, उनको कम इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं, किसी को ज़्यादा पर मिलते हैं। अगर डोमेस्टिक साइड पर आ जाएँ तो आपने कहा कि क्योंकि उसके पीछे गारंटी घर की होगी इसलिए कम रेट पर देगा, यानी 8.5% डिस्काउंट रेट है। अगर डिस्काउंट रेट और बढ़ता है, IMF के पास जाके 10% हो जाता है, उससे कम पे कैसे देगा? अगर हुकूमत का जो शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल जिसका ऑक्शन आज हुआ है वो 8.8% पर हुआ है, हुकूमत का अपना 5 ईयर लॉन्ग टर्म पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड सेकेंडरी मार्केट में 11% पर चल रहा है। आइंदा हफ्ते आपने एक और ऑक्शन करना है जो कि 10 से 11% पर करना पड़ेगा। हुकूमती गारंटी से बड़ी तो कोई गारंटी नहीं होती, कोई घर उससे ज़्यादा बड़ी गारंटी नहीं हो सकती। तो बैंक आपको हुकूमती गारंटी से कम पे कैसे लोन देगा, जो आप दूसरे मुल्कों की मिसालें दे रहे हैं कि वो 3-3, 4-4, 5-5% पे देते हैं। यहाँ पे बात हो रही है सब सॉवरेन बॉन्ड्स की। यहाँ पे बात हो रही है जैसे मलेशिया गारंटी करता है, उसकी हुकूमत पीछे गारंटी खड़ी होती है, उस किस्म की मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे तब्दीली की बात हो रही है, और आप चाह रहे हैं कि जो 71 साल के फॉर्मूले हैं उसी के मुताबिक चलते रहें। पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी दुनिया भर से अलग के डिस्काउंट रेट से कम में कमर्शियल बैंक्स मॉर्गेज फाइनेंसिंग कर रहे होंगे। हालांकि जो गवर्नमेंट बैक्ड सिक्योरिटीज़ हैं उस पर ज़्यादा रेट उनको मिल रहा होगा, मगर वो डिस्काउंट रेट से कम में फाइनेंसिंग कर रहे होंगे। ये तब्दीली आने वाली है पाकिस्तान में। देखिए यहाँ पे 15 लाख रुपए की यूनिट के बेस के ऊपर ये सारी स्कीम बेस की गई है, जिसमें 13.5 लाख रुपया आपको मॉर्गेज में मिलेगा और 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपया आपको डाउन पेमेंट करनी होगी। इसकी जो किस्त बनेगी वो 50,000 रुपये की जो आमदन का आदमी है उसके मुताबिक उसको फ्रेम किया जाएगा। यहाँ पे एक नई मॉर्गेज मार्केट क्रिएट करने की बात हो रही है। एक नया पेपर, एक नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सामने आएगा जिसमें 20 या 30 साल की इन्वेस्टमेंट होगी। ये दुनिया भर में ये चीज़ चल रही है, पाकिस्तान में ये चीज़ अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। साहब दुनिया भर में जो गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज है उससे कम में मॉर्गेज फाइनेंसिंग हो रही है। ये बता दें फिर कितने इंटरेस्ट रेट पर होगा? डिसाइड तो क्या होगा? जब पॉलिसी बनाई है और घर बनाना शुरू कर रहे हैं तो कितने रेट पर होगा? आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पैसे नहीं डालेगी, सब्सिडाइज नहीं करेगी, डिस्काउंट रेट से कम पर, और हुकूमत की अपनी जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स हैं, उससे कम पर बैंक प्राइवेट सेक्टर को पैसे देगा, प्राइवेट सेक्टर लोगों को घर बना के देगा। ये होगा। देखिए इस वक्त जो आपको मईशत नज़र आ रही है, इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट आपको नज़र आ रहे हैं, ये पिछले 10 साल के गुनाहों के नतीजे में हैं।
ये इंटरेस्ट रेट, अगर हम करप्शन रोकने में यहाँ कामयाब हो जाते हैं, अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जब इजाफी कैपिटल पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो ये इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, अगले कुछ महीने पाकिस्तान के लिए मुश्किल हैं, लेकिन करप्शन के खिलाफ जब तक जंग नहीं लड़ी जाएगी और अगर वो जंग कामयाबी से नहीं लड़ी जाएगी तो फिर तो 70 साल का 71 साल का पाकिस्तान कायम रहेगा। और जैसे आपने कहा कि बैंक के पास पैसे नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होंगे, हम बात कर रहे हैं पोस्ट करप्शन एरा की, जब करप्शन में कमी आ जाएगी और जब इजाफी कैपिटल मुल्क के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल इज साउंड, बिजनेस मॉडल साउंड है। मतलब मैं अगर बिजनेस आखिर में उम्मीद करते हैं करप्शन में कम आए, पाकिस्तान का फायदा है, जो इरादे आपके हैं पूरे हो जाएं, पाकिस्तान का फायदा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आपने घर पहले साल से बनाना शुरू करने हैं, 50 लाख घर अगर 5 साल में बनाने हैं, 12 साढ़े 12 लाख घर पहले साल में बनाने हैं। IMF के प्रोग्राम में गए हैं आप, 3 साल का प्रोग्राम है वो, जिसका मतलब है मॉनेटरी टाइटनिंग होगी, जिसका मतलब है आपके अखराजात कम होंगे, जिसका मतलब है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो 3 साल तक तो ये हो नहीं पाएगा। जो अभी आपने बजट अनाउंस किया है उसमें कोई ऐसे टैक्स रिफॉर्म्स है नहीं कि पाकिस्तान में ज़बरदस्त किस्म का टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में आपका फिर प्लान है कि पाकिस्तान में क्रैकडाउन होगा, पैसे भी वापस आएंगे, इसके अलावा हम IMF के प्रोग्राम से भी निकल जाएंगे, तो फिर हम घर बनाएंगे। तो पहले साल में 12 साढ़े 12 लाख घर कैसे बनाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इंटरेस्ट रेट्स का क्या होगा, क्या करेंगे? देखिए, मनी मार्केट्स जो हैं, जिन फाइनेंशियल मार्केट्स की आप बात कर रहे हैं, जब मुल्क एक IMF के मॉनिटरिंग प्रोग्राम में चला जाता है तो फिर एक स्टेबिलिटी आने लगती है। हमारे यहाँ पिछले कई हफ्तों से एक गैर यकीनी की फ़ज़ा रही है पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स में भी, और हमारे जो 7-8 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स आलमी दुनिया में ट्रेड हो रहे हैं उनमें भी वॉलेटिलिटी रही है। एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड आएगा और वो अगले कुछ महीनों की तकालीफ के बाद आएगा, और वो वक्त आप देखेंगे कि जब यहाँ पे 50 लाख घर बनना शुरू होंगे, आपको वो वक्त भी नज़र आएगा जब करप्शन नीचे आएगी, हमारे यहाँ इजाफी कैपिटल इकट्ठा हो जाएगा, हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स भी नीचे आएंगे, और हमारे यहाँ वो जो 70-71 सालों से कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो पक्के घरों में जा सकेंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया, फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्योंकि सवाल 180 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान की मईशत का तकरीबन आधे साइज़ का है, इसलिए हम तफसीली तौर पर जानना चाहते थे कि हुकूमत का प्लान क्या है। ये वो सवालात थे जो हमने 1 साल पहले उठाए थे, जब 1.5 साल पहले तहरीक इंसाफ ने हुकूमत में आने से पहले इस मनसूबे का ऐलान किया, तब भी ये सवाल उठाए थे, इन खदशात का इज़हार किया था, जो कि दुरुस्त साबित हुए हैं। अब खुद हुकूमती बैंक इस स्कीम के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। हालांकि हुकूमत ने बैंक्स को इस सहूलत का ऐलान किया, जो बैंक हाउसिंग प्रोजेक्ट में कर्जा देंगे तो उन कर्जों पर, आमदनी पर, उन पर आधा टैक्स हो जाएगा। पहले कहा कि बैंक लोन पर कोई सब्सिडी नहीं देंगे, फिर टैक्स कम किया, हुकूमत ने खुद 5 अरब रुपए डाले, कहा था कि हुकूमत पैसे नहीं डालेगी, मगर उसके बावजूद फाइनेंसिंग का मसला अपनी जगह पर मौजूद है। डॉक्टर सलमान शाह हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। तो ज़ाहिर है हुकूमत ने कुछ होमवर्क किया भी है, लोगों का इंटरेस्ट भी जाना, पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर्स ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया है, मगर फाइनेंसिंग का मसला अपनी जगह मौजूद है। कैसे रिजॉल्व किया जाए इसको? एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पहले बनाना पड़ेगा, और इस वक्त अगर आप देख रहे हैं कि नया हाउसिंग पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी बन रही है, उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में क्या क्या चीज़ें करनी, वो सारी जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। और ये मेरी नज़र में, मेरे पर्सपेक्टिव से, बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल फाइनेंस। ठीक है, हम अगर गवर्नमेंट एक गारंटी दे दे बैंक्स को, और वो गारंटी ये होगी कि जी आप इतने पैसे दे दें, घरों के मॉर्टगेजेस हो जाएंगे, और आपका जो पैसा है वो आपको अगर वापस नहीं आएगा तो गवर्नमेंट देगी, तो वो शायद चंद घर बन जाए। लेकिन वो उस किस्म की गारंटीज़ जो हैं, अब आप IMF प्रोग्राम के तहत आपको पता है कि वो आप गारंटीज़ नहीं दे सकते। सो आपको एक पूरा निज़ाम बनाना पड़ेगा, और उसका जो पहला स्टेप है वो आजकल लिए जा रहे हैं कि किस तरीके से सेविंग्स को मोबिलाइज़ किया जाए और उससे घर बनाए जाएं। और इसमें मेरा ख्याल बड़े सेगमेंट्स भी बड़े हैं। मसलन सरकारी मुलाजमीन हैं, इनके लिए आप पेंशन्स का सिस्टम हाउसिंग के लिए बना सकते हैं। लेबर है, बहुत बड़ी लेबर है, और उसमें ऑलरेडी हम सोशल सिक्योरिटी और इस किस्म की चीज़ें करते हैं, उसमें हम हाउसिंग की
सेविंग सिस्टम भी डाल सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी में डाल सकते हैं। फिर हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनको, बड़े कॉरपोरेट सेक्टर है उनको भी शामिल कर सकते हैं। फिर हम वॉलंटरी पेंशन सिस्टम, सेविंग्स एंड लोन्स एसोसिएशंस जो होती हैं उनको भी हम डेवलप, तो अगर हम एक सेगमेंटेड तरीके से अगर चलेंगे तो ये सारा एक मोज़ेक हाउसिंग का बन जाएगा और वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बड़ा क्रिटिकल चीज़ है। और ये मेरे ख्याल में अब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम टोटली कर सकते हैं इम्प्लीमेंट, और इसकी वजह से एक चल पड़ेगा निज़ाम कि हाउसिंग जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंजन के तौर पे सामने आए। मतलब मगर ऐसे चल सकेगा कि ना बैंक को कोई सब्सिडी दे हुकूमत और ना ही कोई गारंटी दे, और उन दोनों के बावजूद बैंक हाउसिंग फाइनेंस कर और इस तरीके से करे कि लोगों को जो कर्जे की पेमेंट है वो महंगी ना पड़ रही हो अपने किराए से, क्योंकि शरह सूद ज़्यादा हो, 13-14% तो अभी है। जी बिल्कुल, उसमें आई थिंक बन सकता है। और ये बैंकिंग सिस्टम की जो मॉर्टगेज फाइनेंस का एरिया होता है उसमें आपको देखना पड़ता है कि वो मॉर्टगेजेस सर्विस कैसे होंगी, और सर्विस जो होती हैं उसकी सर्विस जो है वो सेविंग्स के थ्रू होती है कि आपने सेविंग्स का निज़ाम बनाया। सो एक तरफ तो मॉर्टगेज का निज़ाम है तो दूसरी तरफ सेविंग्स का निज़ाम है, और दोनों को जब आप मिलाएंगे तो वो काम करेगा। और अगर आपके मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एट दैट स्टेज गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ सकती है कि जहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट्स को सेविंग्स अपना हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं सब्सिडीज़ भी दिए जा सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो भी मॉर्टगेज होगा उसकी रीपेमेंट होनी बड़ी ज़रूरी है, और वो रीपेमेंट जो है पॉसिबल है उसमें एक तो इनकम से सेविंग्स है, दूसरा कैपिटल गेंस खासी हो जाती हैं, तीसरा ये है कि अगर लार्ज स्केल पे आप हाउसिंग करते हैं तो उसमें भी आपकी जो कॉस्ट ऑफ हाउसिंग है वो नीचे आ सकती है, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी बन सकती हैं। सो आई थिंक सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान मौजूद थे, कह रहे थे अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एक निज़ाम बनाया जा सकता है जिसके लिए बाकायदा मेहनत की ज़रूरत है। हुकूमत ने अभी तक सर्वे ज़रूर किए हैं। आज की उम्मीद है कल पर मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।